जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीट परीक्षा 2026 की, जो आपका बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का पेपर आता है, यानी सीडीपी के संभावित प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो संभावित प्रश्न पत्र है, इसमें प्रत्येक प्रश्न पी वाई क्यू क्वेश्चंस आधारित है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि संभावित प्रश्न पत्र में, यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हूबहू प्रश्न छपते हैं या फिर उसकी लैंग्वेज जरूर छपती है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर 2026 का। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का जो पेपर आता है, यह जो है 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें, यानी और इसका समय भी 30 मिनट ही होता है। और इसमें पूर्णांक भी 30 का होता है, ठीक है। 150 मिनट का 150 क्वेश्चन पेपर में प्रश्न होते हैं, यानी कि प्रत्येक पार्ट 30-30 मिनट का होता है। तो यहाँ पर हम सीडीपी ले रहे हैं। सीडीपी का मतलब आप 30 मिनट में इसको खत्म करेंगे और उसमें आपको 30 मिनट के अंदर अंदर आपको खत्म करना होता है, और आपको ओमार भी भरनी होती है। तो इसको लगभग 25 मिनट में हम खत्म करेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न आपको इंस्ट्रक्शन सीधा आपको फाइनल पेपर में लिखा होता है, सेम चीज कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है और सबसे उचित विकल्प को चुनना होगा, ठीक है। यहाँ पर तो पहला प्रश्न कह रहा है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जब सही कहे तो जो सही हो उसको लगाएं। तो विकास केवल आनुवंशिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन बी, विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए समान होती है। ऑप्शन सी, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर ऑप्शन डी, विकास केवल विद्यालयी शिक्षा के दौरान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए बी सी डी जो भी हो, नीचे आप कमेंट करिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बात करें कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो केवल आनुवंशिकता के द्वारा नहीं होता विकास। इसमें आनुवंशिकता और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का 50-50 योगदान होता है। और आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट दोनों गुणात्मक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हुआ। तो कह रहा है कि अब सब विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान होती है, तो सभी संस्कृतियों में समान नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो यही आपका विकल्प सबसे सटीक होगा। ऑप्शन सी आपका सही विकल्प बनेगा, ठीक है, कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विकास लास्ट लास्ट वाला कर रहा है ऑप्शन डी, विकास केवल विद्यालय शिक्षा के दौरान होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में आता है। तो देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्था में आपका संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष चलती है। ये पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष चलती है। और ये मूर्त संक्रात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष चलती है। और औपचारिक संक्रात्मक अवस्था लगभग 11 से 13 प्लस तक चलती है, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण पूछा है, तो ये जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदीगामक अवस्था या इंद्रजनित अवस्था में रहता है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा सुगम होता है। मतलब जो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा सुगम होता है। तो ले वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो जिस विकल्प में सामाजिक संस्कृति मिल जाए वही विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए का पुरस्कार दंड तो नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया अनुकूलन केवल अनुवंशिकता, तो केवल अनुवंशिकता नहीं होगी, अनुकूलन नहीं होगा। सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया से। जिन ले वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का विकास जो होगा वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, यानी समाज में रहने वाले वयस्क लोगों की अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे का विकास होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ का आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर के अंतर्गत आती है। तो क्या पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन डी अमूर्त स्तर। तो ध्यान देंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है। कौन सा सिद्धांत दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो इसमें कहा है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की, तो ये पारंपरिक स्तर होगा, ठीक है। कौन सा स्तर? पारंपरिक स्तर। आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने स्तर कितने दिए हैं? तो 3 स्तर दिए हैं और 6 चरण दिए हैं, ठीक है। 3 स्तर इनके जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, इसमें 3 स्तर हैं और 6 चरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा की भूमिका क्या है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसमें जो
आपका टीचर होगा, इसकी भूमिका क्या होगी? क्या सूचनाओं का हस्तांतरण करता है या कठोर अनुशासन बनाए रखना या फिर अधिगम के लिए सुगम वातावरण बनाना या फिर केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाना? तो देखिए सूचनाओं का हस्तांतरण करना नहीं होता है सिर्फ, ना ही कठोर अनुशासन बनाना होता है, ना ही केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना होता है। एक जो अच्छा शिक्षक होगा, वो जो है अधिगम के लिए सुगम वातावरण बनाएगा, यानी कि पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाकर बच्चे के लिए तैयार करके देगा, जिसमें बच्चा जो होगा अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर जो है अधिगम को प्राप्त करेगा। ठीक है, और एनईपी 2020 के अनुसार पूछे चाहे एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछे, टीचर एक सुगमकर्ता के या सहगामी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार सेवम की भावनाओं और क्षमताओं को समझने वाली बुद्धि क्या कहलाती है? तो देखिए या तो यहाँ पर पूछता है कि सेवम को या तो दूसरे को, तो क्या अंतरावैयक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक या फिर स्थानिक या फिर तार्किक? तो देखिए हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें एनसीईआरटी में आपकी 8 प्रकार की बुद्धियां बताई गई हैं। ठीक है, कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे अंतरावैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक, तो आपको ये दो तो कट जाएंगी। तो अगर खुद के लिए कहे, जैसे यहाँ सेवन के लिए कहा है, तो आप किसके साथ जाएंगे? हमने बहुत बार बताया अंतरावैयक्तिक के साथ जाएंगे, यानी कि इंटरा, जो इंटरा लिखा होगा इंटरा के साथ जाएंगे। और अगर दूसरों की भावनाओं और क्षमताओं को समझने वाली बुद्धि का पूछता, तो आप अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटर के साथ जाते। ठीक है, तो आप इंग्लिश याद रखिए, इंटरा मतलब खुद का और इंटर मतलब दूसरे का। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक दूसरों को हो जाएगी और अंतरावैयक्तिक खुद का हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जाएगा, अंतरावैयक्तिक खुद को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 किस पर बल देती है? तो किस पर देगी? परीक्षा पर पढ़ने के लिए, फिर रटने के अधिगम के लिए, फिर संकल्पना समझने के लिए, फिर पाठ्य पुस्तकों का मानकीकरण के लिए। तो देखिए जो एनईपी 2020 है, ये किस पर बल देती है? तो परीक्षा के लिए नहीं देती है, रटने पर बल नहीं देती है, समझ पर बल देती है। ठीक है, अगला संकल्पना समझ, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। संकल्पना समझ यानी कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है, यानी कि बच्चा जो होगा रटेगा नहीं, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ेगा, पाठ्यपुस्तक के मानकीकरण के लिए नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ेगा तो किस लिए? अपनी समझ को विकसित करने के लिए, संकल्पनाओं को विकसित करने के लिए पढ़ेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें सभी प्रकार के बालक, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे दिव्यांग बालक हो, ठीक है, चाहे कोई भी बच्चा हो, सभी बच्चे एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल के नीचे, एक क्लासरूम में पढ़ेंगे, तो वो होती है आपकी समावेशी शिक्षा। कह रहा है विशिष्ट बच्चों के लिए अलग स्कूल, तो किसी बच्चे को आप अलग स्कूल नहीं बनाएंगे। ठीक है, केवल प्रतिभाशाली पर ध्यान नहीं देंगे, जात के आधार पर वर्गीकृत नहीं करेंगे, यानी किसी बच्चे को ना ही अलग कर सकते हैं, ना ही किसी बच्चे को आप अनदेखा कर सकते हैं, और ना ही किसी बच्चे को आप बाहर बिठा सकते हैं, ना ही उसको पढ़ाने से मना कर सकते हैं। तो सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा, सभी बच्चों को उसकी विविधताओं के साथ एक ही कक्षा में स्वीकार करना। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों बच्चों की विविधता के साथ एक ही कक्षा में स्वीकार करके उनको शिक्षण देना, अलग अलग शिक्षण विधियों के द्वारा, ये होती है आपकी समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित होगी? गणितीय गणना की कठिनाई में, पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई में, ध्यान की कमी में, शारीरिक गति नियंत्रण में? तो देखिए डिस्लेक्सिया का है, डिस्लेक्सिया होता है साथियों पढ़ने और वर्तनी संबंधी कठिनाई के लिए। ठीक है, डिस्लेक्सिया का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा बी को डी समझे या डी को बी समझे, ठीक है, और इनका उच्चारण सही ना कर पाए, तो समझने में मिस्टेक करे, या फिर इनके उच्चारण सही ना कर पाए। ठीक है, तो ये पढ़ने और वर्तनी संबंधी कठिनाई में होता है। गणितीय गणना में कठिनाई होता है डिस्काइलकुलिया, ध्यान की कमी होती है एडीएचडी। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? तो क्या बच्चे की लापरवाही को दर्शाया जाता है, बच्चे दर्शाते हैं, या फिर शिक्षा की विफलता को, या फिर बच्चों की सोच की अंतर्दृष्टि को, या फिर अधिगम एक अस्थायी बाधा है? तो अधिगम में क्या अस्थायी एक बाधा है? तो नहीं, ये अधिगम में एक अस्थायी बाधा त्रुटियां यानी एरर्स नहीं होती हैं, बच्चे की लापरवाही को ये नहीं दर्शाती हैं, और शिक्षा की विफलता को नहीं दर्शाती हैं। ये जो गलतियां होती हैं, एरर्स होते हैं, बच्चों की सोच की अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट्स को दर्शाती हैं, कि ये बालक जो है, छात्र जो है, वो क्या करना चाह रहा था उस प्रश्न में, तो गलती क्यों हुई है, कहाँ पे किस कारण से मिस्टेक हो रही है, इस चीज को एरर्स दर्शाती हैं। ठीक है, तो बच्चे की जहाँ पर बच्चे की समझ को दर्शाती हैं, ठीक है, इंसाइट्स को, अंतर्दृष्टि को, कि आखिर ऐसा किया तो बच्चे ने क्यों किया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि
प्रतिभाशील शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा में संदर्भ में करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग का क्या अर्थ है? तो जो आपका प्रगतिशील शिक्षा है उसमें करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग का जो है अर्थ पूछ रहा है। तो क्या शिक्षक को प्रयोग करते हुए देखना? तो शिक्षक को प्रयोग करते हुए देखना नहीं होता है। कर सक्रिय भागीदारी और प्रयासों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना? तो बिल्कुल, एक प्रगतिशील शिक्षा में जो बालक होगा, छात्र होगा, वो सक्रिय भागीदारी निभाएगा और अपने प्रयास के माध्यम से ज्ञान को अर्जित स्वयं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है किताबों के प्रयासों से बाहर पढ़ना, तो नहीं। मॉक केवल पॉइंटर पेपर पढ़ना, तो नहीं। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर क्या है? तो जेंडर एक जैविक निर्धारण है या फिर सामाजिक संरचना है, फिर शारीरिक गुण है, फिर जन्मजात गुण है। तो देखिए आपसे दो चीज पूछता है, या तो जेंडर पूछता है या तो लिंग पूछता है। तो अगर जेंडर पूछ रहा है तो इसको आप क्या बताएंगे? सामाजिक संरचना बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे आप? सामाजिक संरचना बताएंगे, यानी समाज के द्वारा यह निर्मित भूमिका है, समाज के द्वारा यह निर्धारित होती है। ठीक है, अगर यहाँ से पूछ लेता लिंग, लिंग क्या है, या फिर आपसे पूछता सेक्स क्या है, लिंग यानी सेक्स, तो ये हो जाती है फिर जैविक निर्धारण हो जाता है। ठीक है, अगर लिंग के बारे में पूछते तो जैविक हो जाता है, लेकिन यहाँ जेंडर पूछा है तो सामाजिक संरचना हो जाएगी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का अर्थ क्या है? तो क्या है सीसीई का अर्थ क्या है? क्या सत्र के अंत में एक परीक्षा तैयार करना? तो नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है विकास के लिए सभी पहलुओं शैक्षिक और शैक्षिक का नियमित मूल्यांकन, तो सही जवाब हो जाएगा जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई होता है। इसमें विकास के सभी पहलू जैसे शैक्षणिक हो या शैक्षणिक हो, सभी का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और इसमें शामिल कौन कौन होता है? तो जिस बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो वह बच्चा शामिल होगा, साथ ही उस बच्चे के साथी शामिल होंगे, और एज अ टीचर आप खुद शामिल होंगे। तो तीन लोगों के द्वारा ये मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है केवल अंकों पर ध्यान देना, तो नहीं। बच्चों की आपस में तुलना करना, तो नहीं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की के मचान यानी एस्केप फोल्डिंग की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो लेवाइगोस्की ने क्या क्या चीजें बताई हैं? तो एस्केप फोल्डिंग बताई है, जेटपीडी बताई है, एमक्यू बताई है और व्यक्तिगत वार्ता बताई है। तो यहाँ पर एस्केप फोल्डिंग को कह रहा है कि इसका तात्पर्य या अर्थ क्या है? तो क्या बच्चे को रटाना है? तो नहीं। सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता। ठीक है, यानी कि बच्चा कुछ काम जो खुद से कर रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको करने में मदद करना, इशारे देना, संकेत देना, या जो है सिखाना। तो जैसे आपको हमने कई बार एग्जांपल दिया, शुरुआत में 1+1 बराबर 2 होता है। ठीक है, 1+1 बराबर 2 होता है। शुरुआत में आपको ये बताया होगा आपके शिक्षक ने, अधिक जानने वाले माता पिता किसी ने, 1+1 बराबर 2। लेकिन जब आपने सीख लिया है, सीख चुके, तब उसके बाद न तो आपको सहायता की जरूरत है, न ही कोई सहायता दे रहा है। यानी कि जो सहायता दी गई थी इस चीज को सीखने के लिए, वो कितने समय के लिए थी? वो कुछ समय के लिए थी, यानी कि अस्थायी थी। ठीक है, तो सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता ही आपका एस्केप फोल्डिंग कहलाता है। और एस्केप फोल्डिंग की इंग्लिश आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जो आपका हिंदी में हिंदी में बहुत सारे नाम देता है, मचान है, पाण है, ठीक है, और कई नाम देता है, लेकिन आप इसको एक नाम याद रखेंगे, एस्केप फोल्डिंग। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का अनिवार्य लक्षण क्या है? जो क्रिएटिविटी है इसका अनिवार्य लक्षण क्या है? क्या अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर अभिसारी चिंतन यानी कि कंजर्वेट थिंकिंग, या फिर रटने की क्षमता, या फिर उच्च बुद्धिलब्धि? तो देखिए उच्च बुद्धिलब्धि नहीं होगा, रटने की क्षमता नहीं होगा, अभिसारी चिंतन नहीं होगा। सही जवाब होता है सृजनात्मकता का अपसारी चिंतन होता है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स यानी अपसारी चिंतन क्या होता है? तो जिस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर निकल कर, यानी अगर आप कोई क्वेश्चन एक क्लास में पूछे तो सभी बच्चे अपने जो है जो सृजनता के द्वारा या फिर चिंतन के द्वारा अलग अलग उत्तर दें, वो होते हैं आपका सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होता है अपसारी चिंतन। यानी कि जैसे कि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर उदाहरण दिया जाता है कि मान लो आपके घर में पानी ना आए, 1 हफ्ते तक पानी ना आए, तो आप क्या करेंगे? और या दुनिया से पेड़ पौधे गायब हो जाएं तो आप क्या करेंगे? या फिर भारत में फसल उगाना बंद हो जाए, कृषि काम बंद हो जाए, तो क्या करेंगे? तो इस तरह के जो उत्तर के आएंगे इन क्वेश्चनों के अवसारी चिंतन पर आधारित होंगे। अवसारी चिंतन में क्या हो जाएगा? ये रटी रटाई चीजों के बारे में होता है, यानी कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, या फिर नकदी फसलें कौन सी हैं, या फिर गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो इन्हीं रटी रटाई चीजों पर ये अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, अभिसारी, अपसारी में आउट ऑफ द बॉक्स होगा, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण क्या है? तो आत्मसातकरण क्या है? क्या नई जानकारी के लिए पुरानी स्कीमों को बदलाव करना, या फिर मौजूदा स्कीमों में नई जानकारी को फिट करना, या फिर पुरानी जानकारी को पूरी तरह से भूल जाना, या फिर केवल नकल करना? तो ये नकल करना तो आपका वैसे भी आपका गलत है, ठीक है। यहाँ कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नए ज्ञान को पुरानी स्कीमों में जोड़ना, ठीक है। नए ज्ञान को पुरानी स्कीमों में जोड़ना, अर्थात कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को फिट करना। ये हो जाता है आत्मसातकरण, यानी कि नई जानकारी को अपने संग्रहण में लाने के लिए पुरानी जानकारी में कोई बदलाव कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमने बताया था बिल्ली और चीते के बीच में डिफरेंस, बिल्ली को आप पहले जानते थे, लेकिन चीता सेम तरह का होता है, उसको अपनी जानकारी में लेने के लिए आपने पुरानी स्कीमा में बदलाव किया कि बिल्ली की तरह दिखने वाला एक जानवर और होता है जिसका नाम चीता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू करना, फिर ऑप्शन बी कह रहा है विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों की सामग्रियों का उपयोग करना, ऑप्शन सी कह रहा है कम अंक वाले बच्चों को नजरअंदाज करना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। तो केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना नहीं हो जाएगा, किसी बच्चे को आप नजरअंदाज नहीं करते, इसलिए आपका ऑप्शन सी और डी दोनों कटेगा। कह रहा सभी के लिए एक पाठ्यक्रम समान पाठ्यक्रम लागू करना, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों और सामग्रियों का उपयोग करना। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता में प्रत्येक बालक अलग अलग तरह का होता है, किस जो है किस कुछ दृष्टिबाधित होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ समान होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि जो दृष्टिबाधित हो उनको ब्रेल लिपि के द्वारा और दृश्य सामग्रियों के द्वारा पढ़ाएंगे, आप स्पर्श सामग्रियों के द्वारा पढ़ाएंगे। जो देख ना पा रहे और जो सुन ना पा रहे हो उनको क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो देख ना पा रहे हो उनको क्या करेंगे? स्पर्श वाली सामग्री देंगे, और सुनने वाली ऑडियो, स्पर्श और ऑडियो, और जो वो सुन ना पा रहे हो उनको दृश्य वाली देंगे, ठीक है। दृश्य सामग्री के द्वारा पढ़ाएंगे, और जब टीचर खड़ा होगा तो छात्र की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। तो इस तरह के शिक्षण विधियों के द्वारा आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? तो पियाजे ने, वाइगोस्की ने, बीएफ स्किनर या अल्बर्ट बंडूरा? तो सही जवाब क्या था? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? लेवाइगोस्की ने दी है। जिसका इनका सिद्धांत कौन सा था? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, ठीक है। जेडपीडी होती क्या है? तो जेडपीडी हमने आपको बताया था कि जब कोई बच्चा खुद से जो काम कर पा रहा हो और जो ना कर पा रहा हो किसी की मदद से सीख पा रहा हो जो चीज़, तो इसके खुद के द्वारा और किसी की हेल्प द्वारा के बीच का अंतर होता है। यानी कि ये जो होता है यही आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, जेडपीडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो अधिगम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्या निष्क्रिय और व्यक्तिगत होना चाहिए, या फिर सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए, या फिर रटंत और पुस्तक केंद्रित, या फिर केवल परीक्षा केंद्रित? तो परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, नहीं रटंत और पुस्तक केंद्रित होगा, नहीं निष्क्रिय होगा, बल्कि होगा सक्रिय और सामाजिक होगा, ठीक है। सक्रिय और सामाजिक यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है प्रेरणा यानी मोटिवेशन का आंतरिक उदाहरण कौन सा है? तो आंतरिक उदाहरण कौन सा होगा? क्या प्रशंसा के लिए पढ़ना, या स्वयं की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पढ़ना, या फिर दंड से बचने के लिए होमवर्क करना, या फिर नगद पुरस्कार जीतने के लिए प्रोत्साहित करना? तो देखिए ये प्रशंसा के लिए नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। दंड से बचने के लिए नहीं होगा, न ही पुरस्कार जीतने के लिए होगा, ठीक है। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है यानी कि आंतरिक प्रेरणा, इसमें बच्चे स्वयं की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सीखता है, अधिगम ग्रहण करता है, पढ़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पियाजे के अनुसार केंद्रीकरण की मुख्य अवस्था की मुख्य सीमा क्या है? तो कौन सी होगी? क्या संवेदीगामक, पूर्व संक्रात्मक, मूर्त संक्रात्मक, या फिर औपचारिक संक्रात्मक? तो इसमें से कौन सी अवस्था हो जाएगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? पूर्व संक्रात्मक अवस्था, जब बच्चा एक ही पहलू पर ध्यान दे पाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो कौन सा उचित है आपको ये बताना है। क्या ऑप्शन ए कह रहा है केवल बुद्धि आईक्यू टेस्ट से मापी जा सकती है, फिर बुद्धि एक निश्चित और जन्मजात क्षमता है, या फिर बुद्धि पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने से जटिल होती है, या फिर आपका बुद्धि केवल याद रखने की शक्ति है? तो ऑप्शन डी तो ऐसे भी कट रहा है यहाँ पर बच्चे आपके तीन ऑप्शन, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए इसमें सही जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि बुद्धि पर्यावरण के साथ अनुकूलन की एक जटिल क्षमता है।
उचित कथन पूछा था, तो उचित कथन आपका यही जाएगा बुद्धि। देखिए, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि बहुआयामी और अनुकूलन की क्षमता होती है, ठीक है? तो बहुआयामी यानी कि बुद्धि पर्यावरण के साथ अनुकूलन की एक जटिल क्षमता है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है? एक निश्चित जन्मजात क्षमता नहीं होती, जब जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अनुसार आपकी बुद्धि जो है बदलती है। सिर्फ आईक्यू टेस्ट से इसको नहीं मापा जा सकता, ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम के लिए आकलन, ठीक है? अधिगम के लिए आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के अंत में किया जाता है, या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, या फिर केवल साल में केवल एक बार, या फिर विद्यालय में प्रवेश के समय, ठीक है? तो ये सब विद्यालय के समय प्रवेश में नहीं होगा, केवल एक बार नहीं होगा, ना ही केवल सत्र के अंत में होगा। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होगा, यानी जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही हो उसी के बीच में उस चीज़ के बारे में आपको पूछा जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ये अधिगम के लिए आकलन होगा, ठीक है? ऑप्शन इसका सी बी है जो वो सही हो जाएगा, ठीक है? बी। अगला प्रश्न है, करेक्ट अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये किस पर जोर देता है आपको ये बताना है। क्या दंड और पुरस्कार पर, या फिर अनुकरण और मॉडलिंग पर, या फिर अभ्यास और त्रुटि पर, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन पर? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? अल्बर्ट बंडोला जो है मॉडलिंग और अनुकरण पर ध्यान देते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मॉडलिंग और अनुकरण, ठीक है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी 2009 जो है ये किस उम्र के बच्चों के लिए लागू होता है? तो क्या 3 से 18 के लिए, 6 से 14 के लिए, या फिर आपका जो है 6 वर्ष, या फिर आपका 5 से 15 वर्ष? तो देखिए, जो आरटी 2009 है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान देता है। ये संविधान का संशोधन नंबर 86वां था, जो कि 2002 में आया था, ठीक? कब आया था? 2002 में आया था, और ये अनुच्छेद 21 ए में आपका संग्रहित है, ठीक है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष। अगर आपसे पूछेगा एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम लागू होता है, तो तब आप जाएंगे 3 से 18 वर्ष, ठीक है? तब जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आरटी के तहत पूछा था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था अभिविन्यास किस स्तर का हिस्सा है? कानून और अभिविन्यास किस स्तर का हिस्सा है? तो क्या पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक, या फिर नैतिक स्तर? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखिए कौन सा जाएगा? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पारंपरिक स्तर, ठीक है? पारंपरिक स्तर जो होता है ये सही जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पारंपरिक स्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कर है कि डिस्काइलकुलिया, ठीक है, किससे संबंधित है? तो क्या पढ़ने से संबंधित, पढ़ने की कठिनाई में, गणितीय गणना की कठिनाई में, लेखन में, या फिर आपका समझ में, भाषा के समझ में कठिनाई में? तो देखिए, पढ़ने की कठिनाई में नहीं होगा, ये गणितीय गणना की कठिनाई में, ठीक है? ये गणितीय गणना का विकार के लिए डिस्काइलकुलिया होता है, ठीक है? और लेखन में हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा लेखन में, और ये इसमें क्या हो जाएगा? डिफेजिया हो जाएगा, ठीक है? इसमें अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि बच्चों में संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो विलियम मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं बच्चों में? तो ये 14 कुल संवेग बताया है इन्होंने, विलियम मैकडूगल ने, ठीक है? कह रहा है कि कौन सा संवेग सबसे महत्वपूर्ण है इसमें? तो क्या प्रजातांत्रिक कक्षा का वातावरण, या फिर शिक्षा का कठोर नियंत्रण, या फिर माता पिता का अत्यधिक हस्तक्षेप, या फिर बार बार पुरस्कार देना? तो बार बार पुरस्कार देना गलत हो जाएगा, माता पिता का अत्यधिक हस्तक्षेप भी गलत होगा, कठोर नियंत्रण भी गलत हो जाएगा, प्रजातांत्रिक कक्षा का वातावरण यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? यानी शैशवावस्था की जो शिक्षा होती है कैसा होना चाहिए? औपचारिक और कठोर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खेल और इंद्रियों के माध्यम से होना चाहिए? तो बिल्कुल। जो शैशवावस्था में बालक हो उसका खेल और इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, न ही व्याख्यान विधि पर। आप देख रहे हैं एनईपी 2020 के अनुसार जो आपका नया जो नई शिक्षा नीति आई है, जो आपका किस पर आधारित है? 5+3+3+4 पर, ठीक है? 5+3+3+4। तो इसमें जो आपका आंगनवाड़ी होता है और कक्षा 1 और 2 होता है, ठीक है? तो ये किसी चीज पर जोर नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ खेल के द्वारा शिक्षा देने पर जोर देता है, ठीक है? 3 साल का आंगनवाड़ी और कक्षा 1-2 ये सिर्फ और सिर्फ खेल के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान है इसमें, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? बच्चों को पढ़ाना हो जाएगा, या फिर शिक्षकों की शिक्षण कौशल का विकास करना हो जाएगा, या फिर पाठ्यक्रम को पूरा करना, फिर परीक्षा लेना? तो देखिए, परीक्षा लेना नहीं होगा, पाठ्यक्रम को पूरा करना नहीं होगा, ना ही बच्चों को पढ़ाना होगा।
ये शिक्षकों का शिक्षण कौशल का विकास करना हो जाएगा। सही विकल्प ऑप्शन बी आपका सेकंड जाएगा, ठीक है, माइक्रो टीचिंग में। तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। अब आप ये बताएं कि वीडियो पसंद आई नहीं है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से आप लोग पूरा कर दीजिए, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर अभी तक पूरा नहीं हुआ चैनल का, जो बहुत दुख की बात है। सीट आपका सीट का एग्जाम भी आ चुका है, लेकिन अभी तक आपने 1000 सब्सक्राइबर को पूरा नहीं किया है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।